हेलो बच्चों, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मान लो दो प्लेन दिया हुआ हो तो उसके कॉमन लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं, ये प्लेन, एक ये वाला प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन एग्जिस्ट करती है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो प्लेन इस तरह से आपस में काट रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो इसके बीच में जो कॉमन लाइन है उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। कोई भी दो प्लेन है, देखो इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, तो इनके बीच में एक कॉमन लाइन एग्जिस्ट करती है, वो ये वाली कॉमन लाइन है। ठीक है, दो प्लेन अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो उनके बीच में जो कॉमन लाइन आती है ना, उसकी इक्वेशन कैसे निकालें, यही आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों प्लेन दिए हुए हैं, मतलब दो प्लेन अलग अलग दिए हुए हैं, तो कैसे कॉमन लाइन तक पहुंचे ये अब हमें अच्छे से समझना है। ठीक, देखो जैसे ये दोनों प्लेन दिया हुआ है, अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन, अब डायग्राम समझ में आ गया ना तुम लोग को, जो मैंने अभी बनाया है वो समझ में आ गया ना, कि दो प्लेन अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो पक्की बात है दो प्लेन एक दूसरे को काटेंगे जरूर। और कहाँ काटेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पर काटेंगे। देखो, टू डायमेंशन में जो आप लोग पढ़ते हो तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। दो प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पर काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इन्हीं दोनों से हमें इनकी कॉमन लाइन को जनरेट करना है। तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो x बराबर k मान लो, या तो y बराबर k मान लो, या तुम z बराबर k मान लो। इन तीनों में से कोई एक मान लो। ठीक है, तुम अगर x को k मानोगे तो y और z k के फॉर्म में आ जाएंगे। अगर तुम y को k मान लो, अभी एक करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लो, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। y को k मान लेंगे तो x और z k के फॉर्म में आ जाएंगे, और z को k मान लेंगे तो x और y को हम k के फॉर्म में निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम z को k मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। वैसे ये सिर्फ अच्छा लगेगा के लिए, ठीक है, ये मतलब कोई मजबूरी नहीं है। अक्सर z को ही लोग k मान लेते हैं, तो हम भी z को k मान के आगे चलें। x को k मान लोगे, y को k मान लोगे, तो भी उसी प्रोसेस से तुम आगे बढ़ जाओगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल हमने z को k माना, तो x प्लस 2y प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, या x प्लस 2y बराबर माइनस 3k माइनस 1। करेक्ट? ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, पहली वाली इक्वेशन। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन में z बराबर k रखने पर ये हो गया। अच्छा, z बराबर k को अगर हम इसमें रखें दूसरे वाले में, तो क्या बनेगा? x प्लस 3y प्लस 4k प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस 3y बराबर माइनस 4k माइनस 5। समझ में आ रही बात? ये किया हमने, मतलब जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें रखा और दूसरी वाली इक्वेशन में रखा, तो x और y को हमने k के फॉर्म में निकाला। तो अब हमारे पास क्या बना? x प्लस 2y बराबर माइनस 3k माइनस 1, और नीचे x प्लस 3y बराबर माइनस 4k और माइनस 5। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। जब हमने z को k माना तो x और y को हम k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही हम y को k माने होते तो x और z आया होता, उधर k का कोई टर्म आया होता। और अगर x को k मान लिए होते तो y और z मतलब ये k के फॉर्म में आते। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमने z को k माना था, तो x और y ये दोनों k के फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम x और y दोनों की अलग अलग वैल्यू k के फॉर्म में निकालो। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो y बराबर कितना आएगा, इसमें से घटाओ तो माइनस k और माइनस 4। ठीक है, माइनस 4k में से माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस k, और माइनस 5 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 4। तो y की वैल्यू आ गई। मतलब चलो y की वैल्यू जब ये आ गई, अब y की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस 2 माइनस के माइनस 4 बराबर माइनस 3k माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? y की वैल्यू जो हम निकाले k के फॉर्म में, उसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है,
तो x प्लस टू इंटू दिस बराबर -3 के -1, तो x माइनस टू के -8 बराबर -3 के -1, या x बराबर माइनस के, इधर जाएगा तो माइनस के, और ये इधर जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो ये मिल गया। तो मतलब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, मतलब y की वैल्यू के फॉर्म में आ गई, x की वैल्यू के फॉर्म में आ गई, और हमने यहाँ पर z को के माना ही था, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा टिक लगाया हुआ है। तो मतलब हमारे लिए बेसिकली यही तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो किसी एक को के मान लोगे तो बाकी दोनों के फॉर्म में तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो एग्जाम में आएगा तो बस बिना देर किए तुरंत आगे बढ़ जाना इसी रास्ते पर। हाँ, किसी एक को के मानो, फटाफट जल्दी से अदर दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो के फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों को देखो। अब इन तीनों से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इन तीनों से क्या हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 7 बराबर माइनस के, या अपॉन -1 बराबर के। ये समझ में आ गया। मैंने इसको इस तरीके से लिखा x माइनस 7 अपॉन -1 बराबर के, करेक्ट। तो k की वैल्यू लिखनी है फिर। इसमें देखो y प्लस 4 अपॉन -1 बराबर के, सही है, y प्लस 4 अपॉन -1 बराबर के। और पहले वाले में देखो जो z बराबर के माना था, z बराबर के मतलब z अपॉन 1 कर दो इसे, सही है। तो हमने क्या किया, पहले हमने z को k माना, उसके बाद x और y दोनों की वैल्यू, y और x दोनों की वैल्यू k के फॉर्म में आ गई। जब तीनों ही k के फॉर्म में आ गए तो k को भी तो इनके फॉर्म में लिखा सकता है उल्टा। जब इन सब की वैल्यू k के फॉर्म में है तो k की वैल्यू भी इन तीनों के फॉर्म में होगी, लिख लिया। अब यहां से इन तीनों k को एलिमिनेट कर दो और इन तीनों को बराबर कर दो। ठीक है, अब इन तीनों को मैं बराबर करके कहाँ लिखूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब इन तीनों को बराबर करके लिख देना है x माइनस 7 अपॉन -1 बराबर, हाँ ठीक है, x माइनस 7 अपॉन -1 बराबर y प्लस 4 अपॉन -1 बराबर z अपॉन 1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना, यही हमारा लाइन का इक्वेशन है 3 डायमेंशन में। समझ में आ रही बात। तो पहले क्या करना था, z को k मानना है, दूसरा क्या करना है, y और x, जो भी x और y है उन सब को आप अदर वेरिएबल्स को k के फॉर्म में निकालोगे। अगर y को तुम k मान लेते हो तो x और z k के फॉर्म में आ जाएंगे, और जो है अगर तुम x को k के फॉर्म में ले लेते हो, ठीक है, x बराबर k ले लेते हो तो y और z जो है वो k के फॉर्म में आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ हमने z को k माना था तो y और x दोनों k के फॉर्म में आ चुके थे। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर k को हटाना सोचा। ठीक है, हटाने के लिए हमने क्या किया, k की वैल्यू x के फॉर्म में निकाला, k की वैल्यू y के फॉर्म में निकाला, k की वैल्यू z दी हुई थी, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने माना था, एज्यूम किया था। जब k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, तो k को गायब कर दो, जो बचा वही एक स्ट्रेट लाइन को जनरेट कर देगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन लाइन की इक्वेशन है वो ये होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, z के नीचे 1 आया हुआ है ना, तो मतलब z को हमें k मानना है। एग्ज़ाम में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है y अपॉन 1, मान लीजिए लिखा हुआ हो, मान लीजिए ऑप्शन में y अपॉन 1 और z माइनस 5 अपॉन 4, x माइनस 1 अपॉन 3 ऐसे ऑप्शन दिया और सब में y अपॉन 1, y अपॉन 1, y अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब y को k मानना होगा। बात पकड़ो, एग्जाम में अगर भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर y के नीचे 1 लिखा हुआ है तो y को k मान लेना पड़ेगा, z के नीचे 1 लिखा हुआ है तो आपको z को k मानना होगा। ठीक है, जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसी को k मानना। अगर x के नीचे 1 लिखा हुआ है ऑप्शन में तो मतलब x को k मानना है। समझ में आ रही बात। और अगर मान लो किसी एक ऑप्शन में y के नीचे 1 लिखा, किसी एक ऑप्शन में x के नीचे 1 लिखा हुआ है, किसी एक ऑप्शन में z के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो वहां पर आप जिस भी ऑप्शन को चेक करो, जैसे पहले वाले ऑप्शन में x के नीचे 1 लिखा हो तो x को k मान करके जल्दी सॉल्व कर डालो, अगर वही आता है तो ठीक। फिर दूसरे ऑप्शन में अगर y के नीचे 1 लिखा हुआ है तो y को k मानकर जल्दी जल्दी सॉल्व कर डालो, तो देख लो वो आ रहा है कि नहीं। और तीसरे ऑप्शन में अगर z के नीचे 1 लिखा हुआ है तो z को k मान करके सॉल्व करोगे, अगर वही आता है तो ठीक है,
नहीं तो फिर अपना डी ऑप्शन जो भी हो वो लगाना है, ठीक है। इन तीनों में से कोई जिसके नीचे 1 लिखा है बस उसी को के मान करके ही आगे बढ़ना है, तब आप लाइन की इक्वेशन को निकाल पाओगे। ये कर सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो चलो बच्चों, कॉमन लाइन के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जेईई मेन के लिए मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।